नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है, प्रेसिडेंट है जो, उसने दिल्ली में जंतर मंतर में धरना दिया है और सरकार के विरुद्ध नारे लगाए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पीडीपी का कोई नेता, इस वक्त सबसे टॉप नेता जो है, जम्मू कश्मीर के बाहर जंतर मंतर में जाके धरना दे। उसके बाद लद्दाख को लेकर केंद्र की चिंताएं बढ़ रही हैं, वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, उसको लेकर केंद्र परेशान है। फिर गुलाम नबी आज़ाद की बात करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नेता, उनका दिल का दर्द जो है वो छलक रहा है और भाजपा ने सुरजीत सिंह सलाथिया को 21वां जम्मू प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महबूबा मुफ्ती के धरने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर में जाकर धरना दिया है और मोदी सरकार के विरुद्ध उसने नारे लगाए हैं और कश्मीर के मसला को हल करने की बात कही है। देखिए अजहर जी, पिछले हम कई दिनों से लगातार देख रहे हैं, जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं, हर एनकाउंटर से वो सवाल खड़ा करती हैं, चाहे वो श्रीनगर एनकाउंटर हो, उत्तरी कश्मीर का हो, वो हर एनकाउंटर पे सवाल खड़ा करती हैं। वो कहने की कोशिश करती हैं ये फेक है, जाली है। और पीछे जो टीम जिसपे मजिस्ट्रेट जांच बैठी, उस पर सबसे ज़्यादा बवाल इसलिए मचा था कि उनके परिजनों ने आके वहाँ पर प्रेस इनक्लेव में प्रदर्शन भी किया था श्रीनगर में। मामला काफ़ी मीडिया में सुर्खी बना था। महबूबा मुफ्ती जब से बीजेपी से उनका तलाक हुआ है, वो लगातार जो पहले नज़रबंद रही, जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से ख़त्म किया गया और यूनियन टेरिटरी बना दी गई दो जम्मू कश्मीर में से, तो उसके बाद जब ये रिहा हुई, गुपकार अलाइंस में जुड़ी, तो उसके बाद से लगातार बड़ा एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही हैं। और हैरत तो ये है कि कल एक नेशनल चैनल जो अपने को पिछले कई सालों से नंबर 1 बताया जा रहा है, उस चैनल में आजकल डिबेट चल रही है, तो उसमें वो बैठी, मैं उनके सुन रहा था, वो बेबाक तरीके से कोट एंड कोट गोल्डन मीडिया को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सच्चाई नहीं आने देते कश्मीर में क्या घट रहा। और दूसरा वो 35 से और 370 को लेकर भी मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दी। उसी का फॉलोअप आज जंतर मंतर, जिसका आपने जिक्र किया अभी, जंतर मंतर वो खुद बैठ के बेहरत की बात यह है कि वो चीफ मिनिस्टर ही हैं जम्मू कश्मीर, सूबा जम्मू कश्मीर की, पीडीपी प्रमुख हैं, मतलब उस तरह का शख्सियत जाके धरने पे बैठ के खुद ही नारे लगाए, ये अपने आप में बड़ा अप्रत्याशित सा लगता है। और हालांकि वहाँ धरने पे बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि सीधी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन पड़ती है कि कश्मीर से आके एक एक्स चीफ मिनिस्टर, वो पीडीपी जो हमेशा कंट्रोवर्शियल रही हो और संसद के करीब, तो आज भी वही नारा लगा रहे थे कि कश्मीर में खून बहाना बंद करो, हिंदुस्तान में खून बहाना बंद करो। तो इस प्रकार के जो नारे वो लगा रहे थे और 35 से बहाल करो, तो ये लगता है कि महबूबा मुफ्ती अपनी जो एक खोई इमेज थी बीजेपी के साथ जाने, जो सरकार बनाई थी वहाँ पर, जो उस दौरान आपको याद होगा इनके बयान भी थे जो अभी तक पीछा कर रहे हैं कि एनकाउंटर स्थल पे क्यों जाते हैं, क्या टाफी मिलती है, दूध मिलता है, क्यों जाते हैं लोग कश्मीर। तो वो उनका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था। उसको लगता है कि वो जो दाग जो पीछा कर रहा है उसको धोने के लिए ये एक बड़े एग्रेसिव मोड में आ गई हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर का कोई और नेता, जिस प्रकार ये वैसे भी शुरू से फायर ब्रांड नेता के तौर पर इस्टेब्लिश हुई है, जिस प्रकार ये बोलना शुरू कर रही हैं। और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अपने तरीके से बात कहते हैं। उमर अब्दुल्ला का तो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, उसका ये नहीं पता चलता सहयोगी पे हमला कर रहा है या अपोजिशन में हमला कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला तो के बारे में बड़े अजीब बयान आते हैं। तो मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती जिस प्रकार आज दिल्ली में बैठ के और जंतर मंतर इलाका जोड़ा, जो भी एक लैंडमार्क है आंदोलनकारियों का, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हालांकि प्रोटेस्ट है, मीडिया की सुर्खियां बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका कुछ दबाव असर करेगा। लेकिन सीजी एक बात है कि इनको ये पता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियां जो कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं, इनको पता है इनकी जो सत्ता की बस है वो कश्मीर से ही चलेगी। बिल्कुल। और जब से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का थोड़े से रुख जो है नरम तेवर हुए हैं,
370 को लेकर, 35A को भी लेकर, और मोदी सरकार को भी लेकर उनके हुए हैं। और सबसे बड़ा अपने ही गठबंधन पे उन्होंने अटैक किया, करना शुरू किया, जो उसको लेकर इसने अपनी जो कोशिशें हैं, अपनी जो गतिविधियां हैं, उनको और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी को हासिल कर सके। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, कश्मीर में मौजूदा वक्त में आप देखें ना, गुलाम नबी आज़ाद जी का भी जिक्र करें हम, जिनका भी आपने जिक्र किया था, ये तमाम नेता हाशिए पर हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी सभा में मान लीजिए 1000 आदमी आ रहा है, वो वोट कन्वर्ट होगा। बंगाल में मोदी जी की सभाओं में, अमित शाह की सभा में लाखों लोग आते थे, क्यों आ रहे वो? तो जरूरी नहीं है कि भीड़ कैसे लाई जाती है, किस बहाने से लाई जाती है, सच में आती है कि कोई खेल करके लाई जाती है। ये चीजें चुनाव के मौके पर सिर्फ परीक्षा होती है कि आपको कौन कितना वोट डाल रहा है। अब तो मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती इतना जरूर है कि कश्मीर का रेफरेंस देके जिस प्रकार वो ललकारने में लगी हैं, बाकी जो पार्टियां कश्मीर आधारित, चाहे जम्मू कश्मीर पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मैं समझता हूँ उसकी कोशिश कि मैं उन सबसे आगे बढ़त ले लूँ, और कल को अगर इलेक्शन होते हैं तो कश्मीर में एक ही आवाज उठे कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली तक जाके लड़ाई लड़कर आई है। बात मानी जाए ना मानी अलग बात है, लेकिन इन चीजों को वो बाद में अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस्तेमाल जरूर करें। स्टेशन हम लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख एक राष्ट्रवादी हमारी बिल्कुल प्रोविंस है, और बिल्कुल यूटी अलग से यूटी बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लद्दाख के अंदर हमेशा करगिल और लेह को लेके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रही। लेकिन इस बार लद्दाख के अंदर इन दोनों की एक ही आवाज आ रही है, और जो आवाजें आ रही हैं उससे वहां की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, और केंद्र के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। अब जैसे उन्होंने 13 दिसंबर को बंद की कॉल दी है, इसको लेकर केंद्र बहुत परेशान है, और काफ़ी उसके लेकर मीटिंग्स भी हुई हैं। लद्दाखी जो उनके नेता हैं उनके साथ भी बात हुई है, लेकिन ये सर चढ़ी नहीं है अभी तक। लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, लद्दाख के जो लोगों की स्थिति है, उसको देखते हुए अगर वो सचमुच एजिटेशन पे उतर आए तो ये हमारे लिए, हमारी केंद्र सरकार के लिए एक नई सिरदर्दी बन सकती है। बिल्कुल, इसे आप ठीक कहा। आप अगर पुराने पीछे थोड़ा जाएं, कोई 15-20 साल पहले, आपको याद होगा कि यूटी के लिए एक बड़ा आंदोलन चला था लेह में। उसमें गोलीबारी भी हुई थी, और बहुत लद्दाखी लेह के लोग मारे गए थे, बुद्धिस्ट। तो उस टाइम यूटी की डिमांड थी। जी जी। और यूटी की डिमांड किसने पूरी की? मोदी सरकार ने। लेकिन अब देखिए परिस्थितियां राजनीति कैसे बदलती हैं। उसी ले से अब आवाज उठ रही है हमें पूरे स्टेट का दर्जा चाहिए। उसी ले से ये आवाज उठ रही है, कारगिल तो उठा ही रहा था कि हमें महाराजा वाला स्टेट स्पिरिट चाहिए, हमें डोमिसाइल नीति नहीं चाहिए जो जम्मू और कश्मीर ने लागू की, और हमें शेड्यूल 6 चाहिए संविधान के अंदर, हमें संवैधानिक गारंटी चाहिए। हमारे संस्कृति, हमारा जल जमीन, हमारे रोजगार, वो तो तमाम चीजें हैं, हमें उसकी संवैधानिक गारंटी चाहिए, ताकि बाहर का कोई आदमी यहाँ आकर उन चीज़ों से छेड़छाड़ ना कर पाए। और आप सबको मालूम है कि LAC से चीन सटा और LOC से पाकिस्तान सटा। और सबसे खूबी बात जो आपने शुरू में कही, राष्ट्रवाद की बात लद्दाख की, ये राष्ट्रवाद ये लद्दाख का कि कारगिल से आज तक एक टेररिस्ट पैदा नहीं हुआ, जबकि कारगिल में घुसपैठ भी हुई, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करी, और कश्मीर आजाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी वहां पर उनको बड़ा प्रवोक करने की कोशिश करी। लेकिन सलूट करते हैं कि कारगिल के लोग भी लेह की तरह पूरी तरह राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, डिमांड, अब घर में बच्चे होते हैं, परिवार होता है, मांग उठती है, मांग मानना न मानना, कितनी माननी है, ये माता पिता का काम है, ये दिल्ली की हुकूमत का काम है जब यूटी बनी है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा चिंता का सबब है। और उन्होंने जो डिमांड करी है, केवल इतनी नहीं, उन्होंने ये भी डिमांड किया कि हमें फुल असेंबली चाहिए जी। यानी कि जो सूत्र बता रहे हैं वो 17-18 विधायकों की असेंबली चाहते हैं कि यहाँ पर असेंबली हमारी हो, एक स्टेट का दर्जा हो हमारा। और उससे आगे क्योंकि 13 तारीख की बंद की कॉल है, परसों 8 तारीख को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक है। वो फीडबैक इस प्रकार के आ रहे हैं कि वो मानने को तैयार नहीं, अपनी कॉल ऑफ करने को तैयार नहीं जो बंद की कॉल है लद्दाख की। और इसीलिए उसको रोकने के लिए कल जम्मू में एक बड़ी अहम बैठकें हुई, बड़े खुफिया तौर पर, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, हमारे अखबार में भी घर छपी है राजसारा में।
दिल्ली से तरुण चुग आए, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी आशीष सूद, जो सह प्रभारी है रविंदर रैना, अशोक कोल, और जो संघ के अधिकारी हैं 2 जगह बैठकें हुई, पहले बीजेपी कार्यालय फिर संघ कार्यालय में बीसी रोड जो केशव भवन है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक बेनतीजा रही। इससे सह समझा जा सकता है, जबकि वो बैठक उन लोगों के साथ हुई थी जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, और वहां तो गैर भाजपा के बड़े लोग हैं जो आंदोलनकारी हैं। जब भाजपा के लोग मानने को तैयार नहीं है तो उनको ये कैसे मनाएंगे? तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चुनौती है, चिंता भी है। और अब देखना यह है कि जो परसों मीटिंग दिल्ली में होनी है गृह मंत्रालय की हाई लेवल की, उसमें वो क्या फैसले लेते हैं। क्या ऐसे फैसले होंगे कि 13 तारीख की जो लद्दाख बंद की कॉल है वो पोस्टपोन हो जाए या हमेशा के लिए खत्म हो जाए? ये देखना दिलचस्प यही होगा कि परसों जो गृह मंत्री होम सेक्रेटरी जो अजय भल्ला बैठक ले रहे हैं, जिसमें हमारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी भी जाएंगे, डॉक्टर मेहता जो हैं, उसके अलावा एडवाइजर हैं वहाँ के जो लद्दाख के, वो जा रहे हैं, बड़े लोग जा रहे हैं। उस बैठक में आखिर क्या नतीजा निकलता है, उससे 13 तारीख का लद्दाख बंद का तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन लगता है जिस प्रकार कल बैठक बेनतीजा रही, हमें नहीं लगता कि बहुत जल्द ये जो मसला है, जो डिमांड्स हैं इनकी, वो केंद्र सरकार उसको पूरी तरह कर पाएगी। लेकिन सीजी एक बात ये भी हमें देखनी है, पिछले 70 साल से लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के बीच में पिस रहा है। जब 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 कश्मीर में श्रीनगर में कैपिटल चली जाती है तो वहाँ होते हैं, या जम्मू में आती है तभी भी उनको प्रॉब्लम होती है। उनका अपना कल्चर सब कुछ है, वो बेचारे बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, जम्मू में आते हैं या कहीं जाते हैं, चंडीगढ़ भी जाते हैं। लेकिन उनका जो अपना अस्तित्व है वहाँ आहिस्ता 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 वो लुप्त होता जा रहा था। उसकी कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि स्टेट जम्मू कश्मीर, बिल्कुल कश्मीर हावी होता था, या जम्मू रो दो के लड़ा के अपना काम करवा लेता था, कश्मीर से वो चलता था। इनके हर चीजें रह जाती। लेकिन अब उनको मिला है, समय मिला है, वो ये सोच रहे हैं कि हम भी क्यों नहीं जम्मू या कश्मीर की तरह प्रोग्रेस करें और हमारा अपना एक लेक अलग एक रियासत बने, एक राज्य बने। और वहाँ पे पोटेंशियल भी बहुत है और उसमें कोई शक नहीं है, टूरिस्ट वहाँ पे बहुत आ सकता है जितनी अगर फैसिलिटीज वो दे। और इस छोटे से अरसे में ही लेक काउंसिल जो उनकी है, उन्होंने काफी कुछ वहाँ पे काम भी किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमारा ये मुकुट है एक मायने में देखा जाए ना, और ये मुकुट ऐसा है जिसके आसपास पाकिस्तान और चीन रूपी बड़े बड़े कांटे खड़े हैं। उनके लिए बड़ा मैसेज है, तो उनके लिए बड़ा मैसेज है। हाँ, तो इसलिए हमें सामरिक महत्व से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपनी जिद के पीछे उनकी बात ना सुने। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि यूटी बनने के बाद मोदी सरकार ने वहाँ कई परियोजनाओं को शुरू भी किया है और बन भी रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया, वहाँ लद्दाख में काम हो रहा है। लेकिन जो उनकी असली मंशा है, वो सोच रहे हैं कि अगर डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का लागू हो गया तो हमारे जल जमीन जो वगैरह हैं, जंगल, वो कहीं सत्यानाश हो ना हो जाए, संस्कृति खराब ना हो जाए। नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है में, चूंकि जब से यूटी बनी है वहाँ एक भी नौकरी का विज्ञापन नहीं निकला। 10 से 12 हज़ार नौकरियाँ देने की बात हो रही है। हमें लगता है कि जो परसों की बैठक होगी, हो सकता है उसमें इस मुद्दे को जल्दी हल कर लें कि वही विज्ञापन निकाली, 10-12 हज़ार लोग नौकरी दे दीजिए, ताकि आगे बातचीत का सिलसिला चलता रहे। सीजी, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का दर्द छलक रहा है। वो अपने जितनी भी सभाएं हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कभी कहते हैं मैं कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। अब वो कह रहे हैं कि हमारी को सुनता ही नहीं है, हाईकमांड हमें हमसे बात ही नहीं करना चाहता, हमसे सुनता ही नहीं है। अब ये गुलाम नबी आजाद जो है वो किस ट्रैक की तरफ जा रहे हैं? देखिए, आजाद साहब की तकलीफ ये है कि वो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो गोल मोल बात कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस आला कमान उन्हें राज्यसभा दे दे बुलाकर, नहीं देगा तो हम आंख दिखाएंगे। जी23 बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ही थे मेन। और कहाँ से बनी थी सबको पता है, किसके आशीर्वाद से बनी। उसमें बड़े लोग थे, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, राज बब्बर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़े नेता थे उसमें, और वो आनंद शर्मा हिमाचल वाले। और दिलचस्प बात है कि ये सारे वो नेता है जिन्होंने सत्ता की अपनी मनमर्जी से मलाई चाटी, अपनी मनमर्जी से। पार्टी आला कमान उस टाइम इन पे आंख बंद भरोसा करता था। और ये वो लोग हैं जो हमेशा नामांकित होते रहे, पार्टी संगठन में भी और सत्ता में भी। ये लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं है। लेकिन मैं हैरान युग में कोई अखबार दिख रहा था, आजाद साहब खुद को कह रहे हैं हम जंगी घोड़े हैं, मतलब वार हॉर्सेस हैं। अरे भाई, तुमने कौन सी लड़ाई लड़ी है? तुम शुरू से नॉमिनेशन करते हो,
तुम्हारी सिर्फ दर्द ये है कि तुम्हें राज्यसभा मिल जाती तो तुम उसमें खुश हो जाते, लेकिन राज्यसभा मिलती, कहते हैं ना कि आपको वफादारी अब परिवार के साथ दिखानी पड़ती है। आप इज्जत भी चाहते हैं, सुविधा भी चाहते हैं, और दूसरे का रिलेशन भी बना के रखेंगे ओपोजिट कैंप में, तो कैसे चलेगा? एक तीर एक मैदान में एक ही तलवार रहेगी ना। तो मैं समझता हूँ आजाद साहब जो पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं, जो चाहे वो विरोधी जीए मीर का गुट को कोई हो, उनका कहना है कि उनका दर्द ये है कि उनको राज्यसभा नहीं मिली, इसलिए वो छटपटाते कर रहे हैं। और जो भीड़ दिख रही है, असली बात वो ये जो शुरू में कहा, ये वोट में कितना कन्वर्ट हो गई। और आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जम्मू में अगर इलेक्शन होगा तो आजाद साहब नई पार्टी बना लेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई सीधी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है। मैं नहीं समझ कि ताराचंद जो उनका सबसे बड़ा प्रिय पात्र है, जो उप मुख्यमंत्री रहे, गुलाम नबी आजाद के इशारे पर खड़े बैठने वाले, वो भी शायद इनकी अगर नई पार्टी बनाते हैं, वो भी शायद इनकी पार्टी में जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि हम जाएं या ना जाएं। बिल्कुल सही कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, जिनमें से 2 प्रमुख देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया। देवेंद्र राणा को तो एग्जीक्यूटिव में ले लिया उन्होंने, कोई पद दिया नहीं अभी तक। हाँ। तो सुरजीत सिंह सलाथिया को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, और इससे पहले 20 पहले है प्रदेश उपाध्यक्ष, और 21वां वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह सलाथिया है। ये वाइस प्रेसिडेंट की इतनी भीड़ किस लिए इकट्ठा कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भाजपा के कुछ नेता दबी, मतलब हमें हमारे मित्र हैं बड़े, वो नाम नहीं खोल सकते क्योंकि मित्रता का और भरोसे का उल्लंघन होता है। वो कहते हैं लगता है पार्टी को सिर्फ उप प्रधान की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। एक पिक्चर आई थी आज का एमएलए जी, उसमें राजेश खन्ना ने जब चीफ मिनिस्टर बना तो उन्होंने सबको कहा मैं उप मुख्यमंत्री बना दूंगा। हाँ। जितने भी एमएलए थे सबको उप मुख्यमंत्री बनाने का उसने झांसा दे दिया। उससे जो सबसे सीनियर थे उन्होंने कहा कि सभी उप मुख्यमंत्री हैं तो मैं भी उप मुख्यमंत्री कैसे बना? नहीं, तुम मुख्य उप मुख्यमंत्री ये मुख्य उप प्रधान बनाए गए। दरअसल क्या है, जैसा कि आपको भी मालूम, सबको मालूम था कि सलाथिया के जो सूत्र बता रहे, सलाथिया साहब जो हैं वो बड़े अपने को असहज महसूस कर रहे थे बीजेपी। देवेंद्र सिंह राणा के कहने पे ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ये भी जानकारी आ रही कि वो असहज महसूस कर रहे थे कि हमने आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने हमें इज्जत बख्शी, जिसमें रहते हुए हमारा कद, धन दौलत सब कुछ मिला, शोहरत मिली, हम झटके में बीजेपी में आ गए। तो वो कहीं असहज महसूस कर रहे थे। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा का दबाव था, मुझे रहने दो फिलहाल, पहले इनको बनाइए, कुछ बना दीजिए, उप प्रधान बनाया गया। और ये भी है, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इनको बनाने के लिए हालांकि महासचिव संगठन की भी रजामंदी जरूरी होती है। अशोक कोल, रविंद्र राणा ने अपने स्तर पर फैसला लिया और उप प्रधानों की पूरी लाइन लगी है। और बीजेपी के नेता खुद कहते हैं जी आजकल तो बनवा जी उप प्रधानों की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत थोड़ी है, ये उप प्रधान ही तीर चलाएंगे जब चलाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।